आज 1 जुलाई 20 दिन बुधवार को जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ है उसके आंसर पर पहले हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक से बना प्रतिबिंब होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक से बना प्रतिबिंब आप जानते हैं कि वास्तविक और बड़ा होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वह सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। ऑप्शन है ए में परावर्तन के कारण, बी में अपवर्तन के कारण, सी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और डी में विवर्तन के कारण। तो आप जानते हैं, हम क्लास में बताए थे आप लोग को कि पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। मरीचिका की जो घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ही होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ही चमकता है। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। कोरोप्रिज्म, समकोणिक प्रिज्म जो है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। ए में ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, बी में है प्रकाश का परावर्तन, सी में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी में है प्रकाश का अपवर्तन। तो आंसर होगा आपका प्रकाश का अपवर्तन, आंसर होगा डी। बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ही बाल्टी का जो पेंदी होता है वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ही पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। कोई भी वस्तु प्रकाश के अपवर्तन के कारण से पानी में जो रहता है तो अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तारे का भी टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, आंसर होगा डी। पानी में तैरती हुई मछलियां अपनी वास्तविक स्थिति से खाली स्थान है दिखाई देती है। तो पानी में तैरती हुई मछलियां अपनी वास्तविक स्थिति से अपवर्तन के कारण से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी। अब अगर ऊपर से अगर हमको उसको निशाना लगाना होगा तो हमको निशाना मछली जहां पर दिखाई पड़ रही है उससे कुछ नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर, आभासी स्थिति प्रतीत होती है ऊपर में। तो यहाँ पर पानी में तैरती हुई मछलियां अपनी वास्तविक स्थिति से, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में समपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए जो शर्त है हम पिछले क्लास में बताए थे, पुनः एक बार उस पर विचार करते हैं। पहले शर्त में बताए थे कि cos फाई इक्वल टू +1 होना चाहिए। यहाँ पर फाई जो है ये कलांतर को सूचित करता है। अगर इसके फॉर्मूले लिखे तो फाई इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई और इस प्रकार से चलता चला जाएगा। मीन 0 और पाई के सम गुणन इवन नंबर के मल्टीपल के इक्वल होता है। अब इसे एक फॉर्म में लिख दें तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, 2n पाई, जहां n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 0, 1, 2, 3, 4। n का मान 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, n का मान 1 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, n का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 पाई आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 पाई, इस प्रकार से आते चला जाएगा। अब इसके पथांतर के लिए हम एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि कलांतर, जिसको हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं, इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर।
जिसको हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। पीछे बताए थे पथांतर, दोनों के तरंगों के पथ का अंतर होता है पथांतर। और करके लिख सकते हैं फाई का वैल्यू हम लोग यहां से कलांतर के लिए रखते हैं 2n पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। हम लोग को निकालना है पथांतर का वैल्यू, तो ये 2 से 2 को कैंसिल करते हैं, पाई से पाई को कैंसिल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू आ रहा है एन लेमडा। एन का मान रखने पर, एन का मान रखने पर जब एन का मान हम लोग रखेंगे 0, यही जो यहां पर एन लिए हुए हैं, एन का मान 0, तो 0 आएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। एन का मान 1 रखेंगे तो लेमडा, एन का मान 2 रखेंगे तो 2 लेमडा, 3 रखेंगे तो 3 लेमडा, 4 रखेंगे 4 लेमडा। इस प्रकार से डॉट 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 आता जाएगा। क्वेश्चन पर विचार करना है हम लोग को। यंग के द्विसलिट प्रयोग में संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली, यंग के द्विसलिट प्रयोग ना रखकर सिर्फ आता संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। तो होता है पहले क्या क्या? पहला क्वेश्चन दे सकता था कि संपोषी व्यतिकरण के लिए 4 ऑप्शन देता, cos फाई इक्वल टू +1, cos फाई इक्वल टू -1, cos फाई इक्वल टू 0, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर होता cos फाई इक्वल टू +1। या फिर देता कि संपोषी व्यतिकरण के लिए इसी में से कोई एक दे देगा, उसके बाद 5 पाई 7 पाई डॉट डॉट और इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस दे देगा। तो ध्यान रखेगा 0 भी रहेगा ऑप्शन में तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर 0 होगा। या संपोषी व्यतिकरण के लिए निम्न में से कौन होगा? तो 0 भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई 6 पाई 8 पाई, जो भी रहे, मतलब सम और 0 जो होगा वह संपोषी व्यतिकरण के लिए रहेगा। उसके बाद कलांतर पूछता है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर फेज डिफरेंस होता है। ज्यादातर क्वेश्चन ये देता है, तो याद रखिएगा ये ज्यादातर ये बहुत डीप पे जाने पर ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर फेज डिफरेंस 2n पाई। कलांतर मतलब कोण, तो कोण में लगा रहेगा पाई, कोण में लगा हुआ रहेगा पाई। उसके बाद संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मतलब पथ का अंतर, यहाँ पर तरंग के पथ का अंतर है। तो तरंग जब चलता है तो उसको मेजर करते हैं हम लोग लेमडा से, तरंगदैर्घ्य जिसको हम लोग बोलते हैं लेमडा से। तो पथांतर में लगा हुआ रहेगा लेमडा और कलांतर में मीन्स कोण तो लगा हुआ रहेगा उसमें पाई, है ना। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर जो ये पथांतर जो होगा n लेमडा होगा, और n का मान जब हम लोग रखते हैं तो 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, 6 लेमडा, 7 लेमडा, इस प्रकार से आता जाएगा। आपका क्वेश्चन का ऑप्शन है कि संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है n लेमडा, बी में है n+1 लेमडा, सी में है 2n+1 लेमडा, और डी में है 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। अब देखिए आप n लेमडा, तो n लेमडा तो ये पहला ऑप्शन हो रहा है। आपके क्वेश्चन कह रहा है कौन नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो हो रहा है n लेमडा, तो ये आंसर तो नहीं होगा। दूसरा है n+1 लेमडा, कौशल n+1 लेमडा नहीं मिल रहा है, तो n का मान इसमें आप रख करके देखिए, n का मान 0 रखते हैं तो लेमडा आता है, n का मान हम लोग 1 रखते हैं तो 2 लेमडा आता है, n का मान जब हम लोग 3 रखते हैं तो 3 +1 4 लेमडा आता है, तो 4 लेमडा भी है इसमें। इस प्रकार से ये भी ऑप्शन आपका होगा, बी ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन जो है ये संपोषी व्यतिकरण होगा, लेकिन ऑप्शन में कह रहा है कि कौन नहीं होगा, तो ये भी आंसर गलत होगा। अब n का मान यहां रख के देखिए, 0 रखिएगा तो n का मान लेमडा आएगा जो कि मिल रहा है, 1 रखिएगा तो 3 लेमडा आएगा जो कि मिल रहा है, n का मान 2 रखते हैं 5 लेमडा, आगे अगला आता है 5 लेमडा, ये भी मिल रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन कर रहा है कि कौन नहीं होगा, तो ये होगा, इसलिए ये भी आंसर आपका सी जो है ये भी गलत होगा। अब n का मान हम लोग इसमें रख के देखते हैं, n का मान 0 रखते हैं तो लेमडा बाई 2, देखिए इसमें लेमडा बाई 2 नहीं है। n का मान 1 रखिएगा तो 3 लेमडा बाई 2, देखिए इसमें 3 लेमडा बाई 2 नहीं है। तो इस प्रकार से कौन नहीं है कि ये आंसर आपका सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा
वो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 पर विचार करते हैं। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। 4 ऑप्शन है। एन लेमडा, बी में है 2n माइनस 2 इंटू लेमडा बाई 2, सी में है एन माइनस लेमडा और डी में है 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। अब हम लोग जिस प्रकार से समपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त पर विचार किए थे, इसी प्रकार से विनाशी व्यतिकरण के भी शर्त पर हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। तो पहले विनाशी व्यतिकरण के शर्त में आपको बताए थे कि विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि कॉस फाई का मान जो होना चाहिए वह न्यूनतम होना चाहिए, उसकी तीव्रता न्यूनतम होनी चाहिए और तीव्रता न्यूनतम होने के लिए कॉस फाई का मान न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि तीव्रता कॉस फाई पर निर्भर करता है। तो कॉस फाई इक्वल टू न्यूनतम मान होता है -1। अभी समपोषी बताए थे, इसे हम लोग कलांतर कहते हैं, इस फाई को कलांतर कहते हैं। ऐसे हम लोग इस -1 को लिख सकते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई डॉट 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 डॉट, मीन्स पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये सभी मान के लिए कॉस फाई का जो मान होगा वह -1 होगा। और ये सब के लिए जब माइनस होगा तो तीव्रता जो होगी न्यूनतम होगी, और ये सभी कलांतर के लिए विनाशी व्यतिकरण होगा। अब इसे एक छोटे से रूप में एक फॉर्म में लिखते हैं, तो फाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इंटू पाई, क्योंकि कलांतर है, कलांतर मतलब कोण, तो यहां पर पाई। अब देखिए जहां n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहां पर समझने के लिए जरूरी है हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, जहां n इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ध्यान देने योग्य बात है, पहले दोनों को चेक कर लेते हैं। n का मान 1 रखते हैं तो 2 और -1 तो पाई सही हो रहा है। n का मान 2 रखते हैं तो 2 2 4 में से 1 जाएगा तो 3 पाई सही है। n का मान 3, तो अगर n का मान हम लोग 1 रखते हैं तो 1 क्या आप देखिए किए, यहां पे देखिए इस पे विचार करते हैं। n का मान इसमें हम अगर 0 रखते हैं तो पाई आता है, n का मान 1 रखते हैं 3 पाई आता है, n का मान 3 रखते हैं 6 1 7 पाई आता है, n का मान अगर 2 रखते हैं 4 1 5 पाई आता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं ये दोनों ही कंडीशन आपका सत्य है। यहां पे 0 रखने पे ये माइनस में आ रहा है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पे वैल्यू जो हो जाएगा वो +1 के रूप में हो जाएगा। तो अगर 2n माइनस 1 इंटू पाई रखेंगे तो n इक्वल टू 1 2 3 4 लेंगे, 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, और n इक्वल टू 0 1, अगर 2n प्लस 1 इंटू पाई रखते हैं तो n इक्वल टू 0 1 2 3 4 रखना पड़ेगा हमें। अब क्या है कि सर आप ये क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए? दोनों सत्य है, किसी किसी बुक में ये भी देता है और किसी किसी बुक में ये देता है। कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं ये लिखा हुआ रहेगा। बुक उलट करके आप उलट कर देखिएगा। लेकिन क्यों नहीं लिए? क्योंकि विनाशी में तीव्रता कम होती है, तो कम के लिए हम लोग माइनस वाला लिए, इसलिए माइनस का हम लोग यूज करते हैं। अब यहां पर इसीलिए हम लोग इसे, लेकिन अगर क्वेश्चन में देगा कि विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर होगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं देगा, दोनों में से कोई एक देगा ऑप्शन, याद रखिएगा। तो दोनों में से कोई एक देगा, तो चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, 2n प्लस 1 इंटू पाई रहे या 2n माइनस 1 इंटू पाई रहे, दोनों आंसर सत्य हैं। लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, बदल करके देगा। तो आपको ध्यान देना है, माइनस रहे तो भी आंसर सही है और प्लस रहे तो भी सही है। अब इन दोनों के लिए हम लोग पथांतर देखते हैं।
बताए थे पथांतर का फॉर्मूला भी, कलांतर इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर। कलांतर को जैसा जानते हैं फाइ से डिनोट करते हैं, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर को हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। फाइ का वैल्यू हम पहले ये रखते हैं 2n प्लस 2n माइनस 1 इंटू पाई 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमको निकालना है पथांतर डेल्टा एक्स का मान, तो लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। एन का मान रखिएगा, यहां से एन का मान 1 रखेंगे तो हम लोग को डेल्टा एक्स इक्वल टू आएगा, एन का मान 1 रखने पर डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 2। एन का मान 2 रखने पर 3 लेमडा बाई 2। एन का मान 3 रखने पर 7 लेमडा बाई 2। और इस प्रकार से ये आते जाएगा। अब हम लोग इस वैल्यू को रखते हैं पथांतर, यहां पे 2n प्लस 1 इंटू पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। पाई से पाई को हम लोग कैंसिल किए, डेल्टा एक्स इक्वल टू लिख दिए 2n प्लस 1। एन का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो लेमडा बाई 2। एन का वैल्यू 1 रखते हैं 3 लेमडा बाई 2। एन का वैल्यू 2 रखते हैं 5 लेमडा बाई 2। अब इस प्रकार से डॉट 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 ये आते जा रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस वैल्यू के लिए भी, पथांतर के इस वैल्यू के लिए भी हम लोग को डेल्टा एक्स का मान लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 और पथांतर के इस वैल्यू के लिए भी लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2 इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से दोनों ऑप्शन पथांतर का सही है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए, तो पथांतर दोनों होगा, कलांतर भी दोनों होगा। ये भी कलांतर सही है, ये भी कलांतर सही है। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको तो ऑप्शन में अगर कलांतर में पूछा कि विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर कौन होगा, तो दोनों में से कोई एक देगा। तो प्लस रहे तो भी सही है, माइनस रहे तो भी सही है। बस ये माइनस और प्लस का फर्क है, सही रहेगा। यहां पर पथांतर में भी विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर, तो 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2 भी सही है और 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। तो आपके इस क्वेश्चन में विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए, तो एक है n लेमडा जो कि गलत है, 2n माइनस 2 लेमडा बाई 2 है जो कि गलत है, सी में n माइनस लेमडा, डी में 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। तो ऑप्शन होगा आपका डी सही होगा, 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7 है का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की 2 तरंगें भिन्न भिन्न कलाओं में अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम का अधिकतम मान होगा जब उनके बीच कलांतर। देखिए परिणामी आयाम के लिए फॉर्मूला हम बताए थे, अंडर रूट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाइ। समान आयाम a1 और a2 इक्वल टू a हो जाएगा। और समान तरंग दैर्घ्य की 2 तरंगें भिन्न भिन्न कलाओं में अध्यारोपित की जाती है, तो परिणामी तरंग का आयाम का अधिकतम मान होगा, तो इसका a मैक्सिमम होना डिपेंड करता है cos फाइ पर। cos फाइ पर डिपेंड करता है, तो आपको बताया कि जैसा कि cos फाइ इक्वल टू 1 होना चाहिए, cos फाइ इक्वल टू 1 होना चाहिए। और आप जानते हैं cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वैसे देखो महत्तम होने के लिए पूछ रहा है, तो ये सभी ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन होता ना तो वो सत्य होता है, 0 रहे, 2 पाई रहे, 4 पाई रहे, 6 पाई रहे, 8 पाई रहे। लेकिन आप चारों ऑप्शन में मिला लीजिए तो शून्य मिल रहा है, बाकी 2 पाई भी नहीं है, 4 पाई भी नहीं है, 6 पाई भी नहीं है, पाई बाई 2 है, पाई है, 3 बाई 2, क्योंकि ये तीनों नहीं होगा तो आपका आंसर जो होगा
ए होगा। इस प्रकार से 7 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश के ऐसे तथ्यों के नाम बताइए जो न्यूटन के प्रकाश के कणिका सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। तो न्यूटन साहब जो कणिका ये कॉपर्स मॉलिक्यूलर जो थ्योरी दिए थे, इनके बातों से प्रकाश के परावर्तन की भी व्याख्या हो गई थी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन की भी व्याख्या हो गई थी। लेकिन उनकी बातों से प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई थी। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन जो है ए में दे रहा है परावर्तन व्यतिकरण, तो परावर्तन की तो व्याख्या हो गई थी, व्यतिकरण की नहीं हो पाई थी। बी में है परावर्तन ध्रुवण, तो परावर्तन की हो गई थी, ध्रुवण की नहीं हो पाई थी। सी में परावर्तन अपवर्तन, दोनों की व्याख्या हो गई थी। बट डी में है प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण, तो प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कणिका सिद्धांत, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के द्वारा नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा डी। से अपसारित प्रकाश के तरंगाग्र की ज्यामितीय आकृति क्या होती है? तो हम बताए थे कि तरंगाग्र की आकृति स्रोत की आकृति पर निर्भर करती है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पॉइंट में हम लोग पढ़े थे, तरंगाग्र जब तरंगे चलती है तो किसी माध्यम का वह पृष्ठ जिस पर सभी कण जो है समान कला में कंपन करते हैं, तो वह पृष्ठ जो है तरंगाग्र कहलाता है। और तरंगाग्र की आकृति स्रोत की आकृति पर निर्भर करती है। यदि स्रोत बिंदुवत हो तो गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करता है। यदि स्रोत रेखीय हो तो बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। और यदि गोलीय तरंगाग्र की आकृति बढ़कर बहुत अधिक हो जाए तो बहुत अधिक दूरी पर गोलीय तरंगाग्र का एक छोटा सा पार्ट समतल तरंगाग्र कहलाता है। समतल तरंगाग्र जैसा दिखाई पड़ता है, समतल तरंगाग्र कहलाता है। तो बिंदु स्रोत से तरंगाग्र की ज्यामितीय आकृति हो जाएगी वह गोलीय हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक उत्तल लेंस के फोकस पर कोई बिंदु स्रोत रखा जाता है। लेंस से निर्गत प्रकाश के तरंगाग्र की ज्यामितीय आकृति क्या होगी? ये भी हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पॉइंट में जब प्रकाश के हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या कर रहे थे, तो उसी पॉइंट में उसका नेक्स्ट पॉइंट हम बताए थे कि तरंगाग्र का परावर्तन तथा अपवर्तन फिगर बना करके हम इस बात को बताए थे कि यहां पर बिंदु स्रोत है, यहां पर से जो तरंगाग्र चल रही है, जरा सोचिए, तो तरंगाग्र की आकृति तो इस प्रकार से होगी ए बी। बट यहां से जब ये चलती है फोकस से तो किरण जो होती है वो समानांतर चलती है, आप जानते हैं इस बात को। और जब समानांतर होगी तो समतल तरंगाग्र का निर्माण होगा, ए डैश बी डैश। फिगर में आप देखिएगा तो बिंदुवत स्रोत तो गोलीय तरंगाग्र आपतित हुई, तो इस प्रकार से जब निर्गत होगी तो उस कंडीशन में समतल तरंगाग्र आंसर होगा आपका। और अगर समतल तरंगाग्र होता, अगर समानांतर किरण जाती है तो एक बिंदु पर मिला देती है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस हम लोग कहते हैं। तो एक बिंदु पर मिला देती तो जब बिंदुवत स्रोत हो जाता तो गोलीय तरंगाग्र होता। मीन समतल तरंगाग्र आपतित होगी तो गोलीय तरंगाग्र निर्गत होगी, अगर गोलीय तरंगाग्र आपतित होगी तो समतल तरंगाग्र निर्गत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10, एक उत्तल लेंस के फोकस पर कोई बिंदु स्रोत रखा है, तो लेंस से निर्गत प्रकाश के तरंगाग्र की ज्यामितीय आकृति क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा समतल। 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांच, हीरा तथा जल का अपवर्तनांक 1.5, 2.2 तथा 1.33 है। इनमें से किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी? तो आप जानते हैं कि जब हम लोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, जिसके कारण से अपवर्तन की घटना होती है। तो जितने सघन में जाते हैं हम लोग डेंसर मीडियम में, चाल कम होता चला जाता है। और इसमें सघन की पहचान करने के लिए जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा रहेगा वह मीडियम उतना ही सघन, उतना ही डेंसर होगा और उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। तो हीरा का अपवर्तनांक इसमें सबसे ज्यादा है, 2.2 है। तो हीरे में प्रकाश की चाल जो होगी वो सबसे कम होगी। तो इस प्रकार से आपका आंसर ए होगा, 11 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 कि टी मोटाई के एवं एन अपवर्तनांक के कोई कांच, ये कांच की सिल्ली है जिसकी मोटाई जो है टी है, टी रहे डी रहे,
इसका आंसर हम आपको क्लास में वीडियो में भी बताए थे कि क्वेश्चन में टी मोटाई देता है, हम आपको डी करके बता रहे हैं। टी मोटाई एवं एन अपवर्तनांक की कांच की एक पट्टी में होकर प्रकाश गुजरता है। इसका अपवर्तनांक जो है एन है। अपवर्तनांक को हम लोग एन या फिर म्यू से भी सूचित करते हैं। क्वेश्चन में आपको एन दिया हुआ है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल सी है तो कांच की पट्टी को प्रकाश कितने समय में पार करेगी। ये मान लो कि आई यहां पर से अपवर्तन की घटना होगी, इस प्रकार से विलंब की ओर मुड़ेगी, पार। तो यहां से यहां तक पार होने में लगा समय, तो समय बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो समय दूरी मतलब मोटाई, यहां से यहां तक पार करने में मोटाई दिया हुआ है टी और प्रकाश की चाल है सी, तो समय बराबर हो जाएगा टी बटा सी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूरस्थ वस्तु से मीन्स अनंत परिस्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पहले ही फोकसित हो जाती है, तो व्यक्ति को नेत्र दोष जो होता है इसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको मानव नेत्र ह्यूमन आई में आपको बताया कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन में जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। वस्तु तो दूर का दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन निकट क्यों कहते हैं, तो वहां पर आपको बताए थे क्योंकि अनंत से आने वाली जो किरण है, दूरस्थ वस्तु से जो आने वाली किरण है वो नेत्र लेंस के निकट ही फोकस हो जाती है, नेत्र लेंस के निकट ही मिल जाती है। इसीलिए उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या फिर शॉर्ट साइडनेस हम लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, आंसर हो जाएगा ए। निकट दृष्टि दोष का आप कारण भी जानते हैं कि आई बॉल जो होता है वह बड़ा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है उसका। आई बॉल बड़ा हो जाता है और फोकस जो जाता है वह कम हो जाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग ऑप्टल लेंस का, आवश्यक फोकस दूरी के ऑप्टल लेंस का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है तो हम लोग कहते हैं वह व्यक्ति जो है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। दूर दृष्टि दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि जब किसी निकट स्थित वस्तु से जो प्रकाश की किरण आती है वह जाकर के रेटिना से आगे जाकर के मिलती है, रेटिना के बाद भी हम लोग बोल सकते हैं, रेटिना के बाद या रेटिना के पीछे जाकर के मिलती है, रेटिना से दूर जाकर के मिलती है, इसलिए इसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। बट निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है इसमें, तो हम लोग कहते हैं इसे दूर दृष्टि। जब किसी व्यक्ति को किताब पढ़ने में, अखबार पढ़ने में या 2 मीटर पर स्थित वस्तु को पढ़ने में कठिनाई हो तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है, इसमें नेत्र गोलक जो है, आई बॉल जो है छोटा हो जाता है और फोकल लेंथ जो है अधिक हो जाता है। ये सब बात 1 मार्क्स क्वेश्चन में आगे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष है कि रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, तो वह व्यक्ति जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुसार से तो ऐसे आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ना तो 4F से अधिक होगा, ना ही 4F से कम होगा, ना ही 2F के बराबर होगा, ना ही शून्य होगी। तो उस स्थिति में इसमें आंसर होता है 4F के बराबर। अब 4F के बराबर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन नहीं रहने के कारण से गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, पानी में वायु का बुलबुला कार्य करता है। तो पानी में, हवा में जो वायु का बुलबुला होता है वह उत्तल होता है, और आप जानते हैं कि कम अपवर्तनांक वाले को जब हम अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में ले जाते हैं तो उसकी प्रकृति बदल जाती है। उत्तल जो होती है वह अवतल हो जाती है, मीन्स कन्वेक्स कनकेव की तरह, और कनकेव जो है वह कन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगता है। तो वायु का बुलबुला जनरली जो होता है वो उत्तल होता है, उसका सरफेस जो होता है कन्वेक्स होता है, और जब उसे हम लोग जल में डुबा देते हैं, वायु का अपवर्तनांक 1 और जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, जब उसे हम लोग जल में डुबाएंगे तो प्रकृति बदल जाएगी। बदल जाएगी मीन्स उत्तल है तो अवतल की तरह कार्य करने लगेगा। अवतल मीन्स अपसारी, डाइवर्जिंग लेंथ। तो इस प्रकार से आंसर होगा आपका बी, अपसारी की भांति कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 15,
का जो आंसर होगा वह बी होगा। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी दूरबीन के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी, किसी दूरबीन के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां, अभिदृश्यक की फोकस दूरियां F4 इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरियां FC इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता m इक्वल टू वाट, आप जानते हैं m इक्वल टू फॉर्मूला होता है F4 बटा FC, F4 20 5 2 8 10, m इक्वल टू आ जाएगा 10, जो 10 होगा वो आंसर होगा। ऑप्शन में देखते हैं, ए में 2, बी में 10, सी में 20, अब डी में 22, तो आंसर होगा बी। 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, कहता एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वह आभासी और सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी को हम लोग आवर्धक लेंस भी कहते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और सीधा होता है, तो आंसर होगा ए। सिंपल माइक्रोस्कोप जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यक्ति 2 मीटर से निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अभी हम इसके पहले 2 दिन पहले क्वेश्चन में चर्चा कर रहे थे कि जब किसी व्यक्ति को अखबार किताब पढ़ने में कठिनाई हो या फिर 2 मीटर या 1 मीटर पर रखी वस्तु को देखने में कठिनाई हो, निकट की वस्तु देखने में कठिनाई हो, तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताए थे पीछे भी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वह जिसे हम लोग हिंदी में प्रकाशिक तंतु कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर एक धागेनुमा संरचना होती है जो उच्च क्वालिटी के कांच का बना होता है, जिसे हम लोग क्वार्ट्ज कहते हैं, और क्वार्ट्ज का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.7 होता है। इसके ऊपर प्रकाशिक तंतु के ऊपर कम अपवर्तनांक है एक परत चढ़ा दी जाती है जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता है, और जब इसके एक सिरे से प्रकाश किरण को आपतित कराया जाता है तो इसके अंदर बार बार जो आपतन कोण होता है वह क्रांति कोण से अधिक होता है, जिसके कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जाता है और बिना प्रकाश की तीव्रता में कमी हुए दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार से इसका जो उपयोग है यह सजावट में काम आता है, दूरस्थ स्थानों तक प्रतिबिंब को भेजने में काम आता है, दूर संचार में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रकाशिक तंतु शॉर्ट टाइप में भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रकाशिक तंतु क्या है, इसके उपयोग को लिखिए। एक नंबर क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रकाशिक तंतु जो उच्च क्वालिटी से बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका अपवर्तनांक क्या होता है। तो ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से इन सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिए। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा और प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई है तो ए में है आई वेरिजेस लैम्डा, बी में है आई वेरिजेस लैम्डा स्क्वायर, सी में है आई वेरिजेस 1 लैम्डा स्क्वायर और डी में है आई वेरिजेस लैम्डा पावर 4। तो हम आपको बताए थे प्रकाश के प्रकीर्णन पॉइंट में रायले साहब बताए थे कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मीन्स जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है उस प्रकाश का प्रकीर्णन जो है उतना ही कम होता है। प्रकीर्णन मतलब वापस लौटना, धूलकण से टकराने के बाद, आयन से टकराने के बाद प्रकाशीय किरण को वापस लौटना, उसी को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। तो जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम उसका प्रकीर्णन उतना ही ज्यादा होता है। ये बात रायले साहब बताए थे। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही हम लोग को आकाश का रंग जो है वह नीला दिखाई पड़ता है। सुबह और शाम जो है वह पूरब और पश्चिम, जिसको हम लोग क्षितिज भी बोल सकते हैं, वह लाल दिखाई पड़ता है। और बादलों का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही
सफेद दिखाई पड़ता है। एम्बुलेंस में क्रॉस चिन्ह, खतरे का निशान का लाल होना, क्रिकेट की गेंद लाल होना, ये सब जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही होता है। खतरे का निशान लाल, प्रकाश के प्रकीर्णन, क्योंकि वो लाल होने के कारण से सारा का प्रकीर्णन, उसका प्रकीर्णन कम और हमारी आंखों तक वो आसानी से पहुंच जाता है, इसलिए खतरे का निशान जो होता है वो लाल होता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान। तो तरंगदैर्घ्य बढ़ने के, तरंगदैर्घ्य के फॉर्म में अपवर्तनांक का फॉर्मूला अगर तरंगदैर्घ्य के फॉर्मूला लिखे तो लेमडा ए अभिजित लेमडा एम। ये है हवा या निर्वात में, लेमडा का मतलब हवा या निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, अपने माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। अगर इसको कांस्टेंट करें तो म्यू है 1/λm। ये कहता है जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, इसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। यही कारण है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो लाल रंग का अपवर्तनांक, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, वह कम होता है। और बैगनी रंग, वायलेट कलर का जो तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए वायलेट कलर का अपवर्तनांक जो होता है दृश्य प्रकाश में, विजुअल लाइट में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान कम होगा, तो आंसर हो जाएगा बी, घटता है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में संबंध है। तो आपको बताएंगे अपवर्तनांक से संबंधित प्रमुख सूत्र, अपवर्तनांक से संबंधित प्रमुख सूत्र आपको हम क्लास में बताए होंगे। तो उसमें बताए होंगे कि पहला स्नेल का नियम, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। दूसरा बताए होंगे कि अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण के बीच संबंध म्यू बराबर 1 बटा साइन सी। तीसरा बताए होंगे कि प्रकाश के चाल के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र म्यू बराबर सी ए बटा सी ए। सी ए का मतलब निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल और सी एम का मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। फिर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र बताए थे म्यू बराबर लेमडा ए बटा लेमडा डब्ल्यू, जैसा कि अभी लिखे। फिर म्यू बराबर आपको बताए थे कि वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। फिर म्यू बराबर आपको बताए थे कुर्सी का समीकरण ज्ञात कीजिए, CAUCHY कुर्सी इक्वेशन आपको बताए थे। कुर्सी का समीकरण म्यू बराबर ए प्लस बी बटे लेमडा स्क्वायर प्लस सी बटे लेमडा पावर 4 प्लस डी बटे लेमडा पावर सी। म्यू बराबर ए प्लस बी बटे लेमडा स्क्वायर प्लस सी बटे लेमडा पावर 4 प्लस डी बटे लेमडा पावर 6। इस प्रकार से डॉट 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 आता जाता है। ये ए बी सी जो है भिन्न भिन्न रंगों के लिए अलग अलग नियतांक है और लेमडा जो है अलग अलग प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। इससे भी स्पष्ट होता है कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम में अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के संबंध होता है म्यू बराबर ए लेमडा प्लस बी, नहीं होगा। बी बराबर, बी में है ऑप्शन म्यू बराबर ए प्लस बी लेमडा स्क्वायर, नहीं होगा। सी में म्यू बराबर ए प्लस बी बटे लेमडा स्क्वायर। देखो ए प्लस बी बटे लेमडा स्क्वायर, आगे सी बटे लेमडा पावर 4 डी बटे लेमडा पावर 6 रहता तो होता, और म्यू बराबर ए प्लस लेमडा पावर 4 है, जो कि नहीं होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा सी होगा। 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर, क्वेश्चन नंबर 23 √2, और ए बराबर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 60 डिग्री, कर रहा है आई बराबर भाग। आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण के लिए फॉर्मूला न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपको लिखवाए होंगे आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। इसको समीकरण 1 कर सकते हो। अब देखो ए तो ठीक है दिया हुआ है, लेकिन डेल्टा एम नहीं दिया हुआ है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में म्यू बराबर फॉर्मूला लिखवाए हम लोग को साइन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 5 मार्क्स से पूछता है एग्जाम में, बाई 2 और बाई साइन ए बाई 2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको जरूर कर लीजिएगा थ्योरी में। ये म्यू का वैल्यू हम लोग कर सकते हैं √2, साइन ए का वैल्यू 60 डिग्री
प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए की जगह पे 60 डिग्री बाई 2, 60 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा, √2 साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √2 इंटू 1/2 इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2 और एक काम करते हैं इसको √2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये √2 तो 2 हो जाएगा और करके लिख सकते हो, ये √2 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग यह करके 1/√2 लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2। 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये साइन से साइन को कैंसिल करते हैं, 45 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 45 टू 90 इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम। डेल्टा एम को ये रखते हैं, 60 को इधर लाते हैं तो डेल्टा एम इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, डेल्टा एम इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। डेल्टा एम आ गया। अब डेल्टा एम का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं समीकरण 1 से आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 है, ए का वैल्यू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाई 2, 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री, देयरफॉर आई इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री, आंसर आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक प्रीम के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, न्यूनतम विचलन कोण के लिए आवर्तन कोण होना चाहिए। ए में ऑप्शन है 30 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 60 डिग्री और डी में 75 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। आवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होना चाहिए? 45 डिग्री। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंस के फ्रेम को घुमाता है और पाता है कि समंजन गड़बड़ा गया है। इससे पता चलता है कि जिस प्रकार का दृष्टि दोष है। चश्मे के फ्रेम को घुमाता है, मान लो चश्मा इस प्रकार से पहने हुए है और फ्रेम को घुमाया इस प्रकार, तो आपको बताए थे किसी व्यक्ति को क्षैतिज और उदग्र की वस्तुएं एक ही साथ दिखाई नहीं पड़ती है। जब व्यक्ति क्षैतिज को देखता है तो उदग्र वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, और जब उदग्र को देखता है तो क्षैतिज वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है। तो वो चश्मे के फ्रेम को घुमाता है, तो चश्मे के फ्रेम को घुमाता है तो एक बार चश्मा ऐसे किया मतलब क्षैतिज हुआ, इस प्रकार से किया तो उदग्र हुआ। एक ही साथ जब दोनों करता है ना तो एक ही स्थिति में उसे अस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो मीन्स समंजन गड़बड़ा गया है। समंजन क्षमता, एक पावर ऑफ एक्विडेशन आपको पॉइंट बताए हैं। समंजन गड़बड़ा गया है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अबिंदुकता से पीड़ित है, जिसे इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 25, एक दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी, एक दूरबीन के अभिदृश्यक मतलब एफओ इक्वल टू दिया हुआ है, फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर और कहता है 20 गुना आवर्धन कैपिटल एम इक्वल टू 20। तो कहता है नेत्रिका की लंबाई क्या होगी? 8। चूंकि एम बराबर फॉर्मूला होता है एफओ बटा एफटी, आपको निकालना है एफटी, एफटी को लिख दिए एफओ बटा एम। एफओ का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री नहीं सेंटीमीटर, बाई एफ का वैल्यू दिया हुआ एम का वैल्यू दिया हुआ 20, कैंसिल कर देंगे तो एफ इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते हैं, ए में 2 सेंटीमीटर, बी में 3 सेंटीमीटर, सी में 4 सेंटीमीटर, डी में 5 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 25 का बी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है कम अभिसारी, अधिक अभिसारी, कम अपसारी, डी अधिक अपसारी। जब अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम को कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में ले जाते हैं
बताए थे पीछे में कि जब लेंस को अलग अलग माध्यम में ले जाते हैं, वहां पर हम एग्जाम्पल भी दिए थे कि हम एक जगह जा रहे हैं जिससे हमें झगड़ा हो गया तो वह हमसे कम शक्तिशाली है। जब कम शक्तिशाली से हमें झगड़ा होगा तो मेरे अवस्था में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हम मजबूत हैं। एक व्यक्ति से झगड़ गए जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो हमसे ज्यादा शक्तिशाली, तो मेरे हुलिया में तो परिवर्तन हो ही जाएगा, मेरे अवस्था में तो परिवर्तन हो जाएगा। और एक व्यक्ति से झगड़ गए जो हम दोनों बराबर बराबर में है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यहां पर कि लेंस को या किसी माध्यम को हम कम वाले को हम अधिक में ले गए, हम का मतलब लेंस कम वाले को अधिक में ले गए, तो अधिक में ले जाएंगे तो प्रकृति बदल जाएगी। लेंस कम को अधिक में ले जाएंगे तो प्रकृति बदल जाएगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर था कि वायु का बुलबुला जब हम लोग पानी में ले जाते हैं, वायु का बुलबुला का वर्तनांक 1, अब पानी में ले गए तो उसका वर्तनांक ज्यादा है 1.33, अवस्था बदल गई, उत्तल जो थी अवतल हो गए। यहां पर है कि लेंस को पानी में डुबाते हैं, तो लेंस जिसका वर्तनांक 1.5 और पानी जिसका वर्तनांक 1.3, तो अधिक वाला को कम में ले जा रहा है। जहां हम गए वहां हम मजबूत हैं और वो हमसे कमजोर है, तो मेरी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो हरासमेंट हम महसूस करेंगे झगड़ा होने पे ना। तो जब हम अगर लेंस को पानी में डुबा देंगे तो उसकी क्षमता जरूर कम हो जाएगी, और क्षमता कम हो जाएगी उस कंडीशन में क्या है कि वह जो है, जिसे अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, तो वह कम अपसारी हो जाएगा। पीछे भी इस पॉइंट पर हम जोर दे करके बताए हैं। तो यहां पर क्या है कि कांच के एक अवतल लेंस को जब हम लोग जल में डुबाते हैं तो वह कम अपसारी हो जाएगा, अंतर हो जाएगा सी, 26 का सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट 27, तथा एक उत्तल लेंस के उपरार्ध मतलब ऊपर के आधे भाग को, अपर हाफ को काले रंग से पेंट कर दिया जाता है, तो आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, तीव्रता कम होगी, इनमें से कोई नहीं। ये पॉइंट भी हम 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट जो वीडियो पॉइंट्स दिए हैं उसमें भी हम जोड़ देकर बताएं कि जब किसी लेंस के आधे भाग को काले रंग से पेंट कर दिया जाता है तो उसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके द्वारा प्रतिबिंब के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाती है। एक लेंस को आधे भाग से काट दो या आधे रंग से पेंट कर दो, फोकस दूरी वही रह जाएगी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एक लेंस है उसे मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग में काट दिया गया है आधे भाग से, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी एफ ही होगी, जितना पहले होगा उतना ही फोकस दूरी। अगर दे दिया कि एक लेंस है जिसका फोकस दूरी 10 है और जब उसे आधे भाग से काट दिया जाता है मुख्य अक्ष के अनुदिश, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो भी उसकी फोकस दूरी 10 ही रहेगी। आधे भाग को काले रंग से पेंट कर दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो भी उसकी फोकस दूरी 10 ही रहेगी। फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उसकी तीव्रता, प्रतिबिंब अगर बनता है तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, उसका आकार में कोई परिवर्तन, यानी कि आधा काट दिए तो प्रतिबिंब आधा बनेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उसे हम लोग मुख्य अक्ष के लंबवत 2 बराबर भागों में काट देते हैं, तो उस कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है। आकार और तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन फोकस दूरी बदल करके दुगनी हो जाती है। कटे हुए भाग की फोकस दूरी दुगनी मीन्स अगर 20 सेंटीमीटर है तो जब उसको मुख्य अक्ष के लंबवत काटेंगे तो उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर रहेगी। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आगे आपको पूछा जा सकता है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन पे पॉइंट टू पॉइंट हम विचार किए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ सकता है उस पर भी हम विचार किए। ये सारे को आप ध्यान से सुनिए और बार बार सुनने का प्रयास कीजिए। और नेक्स्ट पुनः हम 7-8 दिन के बाद हम पुनः एक पिछले वीक में हम पुनः टेस्ट लेंगे, आप उसकी अच्छी से तैयारी कीजिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे प्रकाश के व्यतिकरण पॉइंट पे। प्रकाश के व्यतिकरण में हम लोग चल ही रहे हैं और नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस पॉइंट को